Hello friends, this is Deserve IS and you're watching Current Affair Explanation Series with me Neha Manjri and today's topic is Office of Profit जिसको हम लोग हिंदी में लाभ का पद भी बोलते हैं। तो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग देखेंगे देखने वाले हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा है या न्यूज़ में अक्सर देखने को मिलता है लाभ का पद, तो ये क्यों रहता है न्यूज़ में। देन हम लोग ये देखेंगे कि लाभ का पद है तो ये इसका डेफिनेशन क्या होता है या फिर क्या है, व्हाट इज़ व्हाट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, या फिर इसके प्रोविजंस हैं तो क्या इसके प्रोविजंस हैं, किस कंडीशन में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मेंशन किया जाता है। इन केस देर आर सेवरल जजमेंट्स ऑल्सो, सुप्रीम कोर्ट के सेवरल जजमेंट्स आए हैं तो वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। ओके, देन वी विल ऑल्सो सी द कंट्रोवर्सी, आखिर होता क्या है, क्यों ऐसे बार बार ये न्यूज़ में रह रहा है और क्या ऐसे changes आने चाहिए, that we will see under way forward. At last you will be given a question that you are supposed to write for your mains answer writing practice. So अब चलिए start करते हैं आज का lesson. Let's begin. Okay, so this is the slide and you can see here news clipping है यहाँ पे और यहाँ पे mentioned है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को अभी जानिए जिस पर झारखंड में आया भूचाल, सोनिया गांधी और जया बच्चन भी गवा चुकी है सदस्यता। इसमें क्या हुआ था कि जो झारखंड के सीएम हैं उनके ऊपर माइनिंग लीज के कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करने का न्यूज़ आया हुआ था न्यूज़ में। एंड यहाँ पे ये भी है कि सोनिया गांधी और जया बच्चन को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। प्लस ऐसा सेम केस हुआ था दिल्ली में भी। ठीक है, तो वहाँ के भी जो एमएलएज थे उनको यस एक्चुअली 20 ऑफ आप एमएलए को देखा गया था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहे हैं एंड देन दे वर डिस्क्वालीफाइड। तो ये हमेशा से रहता है न्यूज़ में, जब ज़्यादातर आपको दिखेगा न्यूज़ में कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे थे और एंड द पर्सन वाज डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, तो क्योंकि ये हमेशा से रहता है दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों रहता है। ओके ना, सी झारखंड में जो भी था यहाँ पे जो सीएम थे उनके ऊपर पता चला कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने माइनिंग लीज 2021 में ही खुद को ही इशू कर लिया था। इसके वजह से ये न्यूज़ में आया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। नाउ सी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो एक पोजीशन है या एक स्टेटस है जिसमें क्या होता है ना कि कोई भी पर्सन एडवांटेज ले या कोई बेनिफिट ले या कोई रेनोमरेशन ही ले। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, उसको एडिशनल फाइनेंशियल गेन्स हो रहा है, या फिर अगर उसके पास कंट्रोल मतलब किसी फंड को कंट्रोल कर रहा है वो, या फिर उसके पास एग्जीक्यूशन का पावर है या लेजिस्लेशन का पावर है या जुडिशियल पावर्स है उसके पास, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि द पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अभी ये क्यों है, ये क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि आप लोग देखिए बहुत सारा चैप्टर्स लक्ष्मीकांत में आप लोग पढ़े होंगे जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन रहता है, वहाँ पे लिखा रहता है द पर्सन शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर वो पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करेगा तो वो पोजीशन उसको नहीं मिलेगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी एक चीज ये भी समझने की जरूरत है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है, थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग देखते हैं, जेनेसिस देखते हैं। ओके, सो ठीक है, तो थोड़ा सा जेनेसिस देखेंगे हम लोग। ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई डेफिनेशन एकदम कट टू कट डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेके। ठीक है, बट ये कहाँ से आ रहा है, ये वर्ड कहाँ से आ रहा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल से आया हुआ है। एक्ट जो है उसका नाम है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन नो दिस, इंग्लिश एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल से आ रहा है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को बाहर ही किया हुआ है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, देखिए अगर कोई लेजिस्लेशन में है और फिर उसके पास एग्जीक्यूशन का भी पावर आ जाता है तो देर इज
इंडिपेंडेंस सॉर्ट ऑफ थिंग जो है वो खत्म हो जाएगी, प्लस जो एक सेपरेशन ऑफ पावर बोला जा रहा है तो वो सेपरेशन ऑफ पावर भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारे कंट्री में ऐसा क्या होता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को सीधे से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। वाई? बिकॉज देयर इज देन लैक ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है। ऑल्सो देर इज एब्सेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, तो यू कैन मेंशन दिस ऑल्सो, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर बना रहे, इंडिपेंडेंट रहे जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी, इसलिए भी जरूरी है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो असाइन होना ही चाहिए, है ना, ठीक है। नाउ सी व्हाट कंस्टिट्यूट्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो डेफिनेशन ये सब तो समझ में आ ही गया कि यहाँ पे कोई ऐसा सच हार्ड एंड फास्ट कोई डेफिनेशन नहीं है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वन दैट प्रोवाइड्स बियरर विद फाइनेंशियल एडवांटेज, बेनिफिट और गेन, ठीक है। तो वो उसको फाइनेंशियल गेन हो सकता है, उसको बेनिफिट मिल सकता है किसी तरीके का, या एडवांटेज मिल सकता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, होल्ड कर रहा है। नाउ सी सुप्रीम कोर्ट जो है 1964 में क्या बोल रही है कि चेक करने के लिए, टू चेक वेदर द पर्सन इज होल्डिंग अ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और नॉट, इसने सुप्रीम कोर्ट ने 5 ऐसे प्रोविजंस बनाए, ठीक है। एंड दीज आर, सबसे पहले तो ओके अपॉइंटमेंट चेक करना है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी अपॉइंट कर रही है कि नहीं, ठीक है। फिर देखना है कि टर्मिनेट करने का पावर है कि नहीं गवर्नमेंट अथॉरिटी को। फिर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कर रही है कि नहीं, ठीक है। अगर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कर भी रही है तो वो सोर्स क्या है, ओके। एंड देन पी फॉर पावर कितना एसोसिएटेड है। तो ये सुप्रीम कोर्ट 1964 में बोल रही थी दिस इज द वे यू कैन चेक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इसको इस तरीके से आप STARP इस तरीके से भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट को चेक करना है, अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट जो कर रही है, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट कर रही है कि नहीं, टर्मिनेट करने का पावर है कि नहीं गवर्नमेंट के पास, रेम्यूनरेशन अगर दे रही है, या फिर सोर्स ऑफ रेम्यूनरेशन क्या है, या फिर पावर एसोसिएटेड क्या सब है, ठीक है। तो इस तरीके से 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीका बताया कि ये तरीका होना चाहिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करने का। और देखिए यहाँ पे क्योंकि ना हमारे कंट्री में ऐसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को एकदम अच्छे से क्लियर नहीं डिफाइन किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट हैं जिसके हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं या हम लोग समझते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसको कौन होल्ड करता है या कौन होल्ड नहीं करता है, कब किसको डिस्क्वालिफिकेशन मिल रहा है। तो ये मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वही हम लोगों के लिए एक बेसिस है, फाउंडेशन है, जिससे हम लोग पता करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे वही चीज़ मेंशन है, गवर्नमेंट हायर कर रहा है, गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है, कंपनसेशन क्या मिल रहा है, वही 1964 वाला ही आपका सारा प्रोविजंस यहाँ पे मेंशन है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों जो एक्ट दिख रहा है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। ये वाला एक्ट को एकदम अच्छे से समझना है, ठीक है। यही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है हमारा, ठीक है। तो नाउ सी आर्टिकल 102(1)(a) व्हाट डज इट से, ये कहता है अ पर्सन शैल बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। वो किसी भी हाउस जो लोकसभा है या राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता है अगर वो प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो वो डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। नाउ 103 क्या बोलता है, इफ अ क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ मेंबर हैज इनकर्ड सच अ डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो अगर मान के चलिए कि किसी जो भी यहाँ जो भी राज्यसभा का मेंबर है या लोकसभा का मेंबर है, तो उसके बारे में पता चल रहा है कि हाँ डिस्क्वालीफाई हो रहा है वो, तो अगर ऐसा केस बनता है डिस्क्वालिफिकेशन का, तो इट विल बी रिफर्ड टू
प्रेसिडेंट्स डिसीजन, ठीक है, ये प्रेसिडेंट का डिसीजन फिर हो जाएगा, वहां पे लागू कर दिया जाएगा। तो प्रेसिडेंट सेल, अब प्रेसिडेंट भी खुद से तो कुछ मतलब खुद से वो नहीं ले सकते हैं कोई एक्शन, तो वो क्या करेंगे, वो ईसीआई जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके ओपिनियन को लेंगे एंड देन ही विल एक्ट अकॉर्डिंगली। नाउ दीज आर द टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आपको याद करके रखना है। अभी सेम हम लोग देखते हैं स्टेट ऑफ दिल्ली में, दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है वहां पे क्या चल रहा है। तो 191 का 1 क्या बोल रहा है कि सेम चीज होता है वहां पे एमएलए और एमएलसी के लिए स्टेट में। लेजिस्लेटर इन दिल्ली आर कवर्ड बाय करस्पॉन्डिंग प्रोविजन इन गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 19। तो यहाँ पे दिल्ली के लिए अलग से केस मेंशन्ड है जो कि आपको 191 का 1 बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चलता है, यहाँ पे यही पता चलता है कि एमपी है, एमएलए है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को बियर कर रहे हैं। ओके, एंड देर इज ऑल्सो यहाँ पे एक और है पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959, तो ये भी पास किया गया था और इसमें बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जिसमें कि जिसको एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है। तो ये सब दिया हुआ है कि हाँ ठीक है, इन केस की पता चले कि नहीं कोई पोस्ट है और उसको बाद में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से हटा दिया जा रहा है, तो वो सब यहाँ पे मेंशन है। और देखिए अभी हम लोग देखेंगे कि चैलेंजेस क्या है, मतलब क्यों ऐसे कंट्रोवर्सी हो रहा है। तो देखिए एक तो सबसे पहले ये हो गया कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर हम लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बियरिंग पर्सन को अगर नहीं डिस्क्वालीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रह पाएगा, है ना। इंडिपेंडेंट होना है यहाँ के लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी को, सबको इंडिपेंडेंट रहना है, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तीसरा ये क्या है, जो सबसे मेन मुद्दा है यहाँ पे, आपको ये पता चलेगा कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो मतलब ये जो होता है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है ना, डिफरेंट स्टेट टू स्टेट, ठीक है। मे बी जो ऑफिस ऑफ स्टेट है बिहार में वो ना रहे किसी और स्टेट में, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होती रहती है और जिसके वजह से होता है कि एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जिसके वजह से कि हाँ फिर प्रॉब्लम हो जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और डिस्क्वालिफिकेशन में। तो फिर उसको फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के थ्रू हम लोग देखते हैं कि ये इसका मैनेजमेंट हो रहा है, उसको निपटारा कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है, दोज 5-1 आई वाज टेलिंग, STARP वाला जो चीज था, अपॉइंटमेंट या फिर टर्मिनेशन या रेम्यूनरेशन है या फिर सोर्स ऑफ रेम्यूनरेशन कहाँ से आ रहा है, या फिर कितना पावर दिया गया, यही सब हम लोग डिटरमिन करते हैं। 1964 सुप्रीम कोर्ट का केस, ठीक है। ओके, ये वे फॉरवर्ड है, तो ठीक है। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस को हम लोग देखेंगे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का नहीं है लेकिन सेक्शन 9 ऑफ RPA 1951 क्या बोलता है, एक सेकेंड, ठीक है। सेक्शन 9 ऑफ RPA 1951, तो ये क्या बोलता है कि एक सीएम को, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे सीएम का फोटो, ठीक है, तो झारखंड के सीएम, तो ये क्या बोलता है कि वो सीएम को डिस्क्वालीफाई कर देगा, सीएम जो पोस्ट पे हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर उनको पाया गया कि कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट में है वो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा था, हम लोग देखे थे न्यूज में कि माइनिंग लीज जो थे उनका कैन कॉन्ट्रैक्ट उनको ही मिल गया था, ठीक है। तो अगर ऐसा केस होता है तो सीएम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। प्लस अब एक केस है CVK राव वर्सेस भास्कर D भास्करा दंतु भास्करा, ठीक है। इसमें ये बोला गया था कि माइनिंग लीज जो होता है दैट डज नॉट अमाउंट टू कंट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बोल रहे थे कि सप्लाई ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट जो सप्लाई ऑफ गुड पे बेस्ड है उसको हम लोग सीधे से डिस्क्वालीफाई कर देंगे, मतलब कोई भी अगर सीएम होल्ड करता है सप्लाई ऑफ गुड वाला कॉन्ट्रैक्ट तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। अब नेक्स्ट जो आ रहा है ये आपका 1964 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, CVK राव वर्सेस भास्करा। तो इसमें क्या बोला जाता है कि माइनिंग लीज को हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है।
अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि इनके ऊपर क्या था, इनके पास क्या था, माइनिंग लीज का ही कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, तो अब माइनिंग लीज को नहीं माना जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स वाले, सप्लाई ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट जजमेंट आता है इनका 2001 में, सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आता है 2001 में, और ये है करतार सिंह वर्सेस हरि सिंह नालवा। ठीक है, हरि सिंह, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि जो माइनिंग लीज है ये तो अमाउंट ही नहीं करता है, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बाय गवर्नमेंट को ही नहीं अमाउंट करता है। ठीक है, माइनिंग लीज वाला जो काम है इट डज नॉट अमाउंट टू एग्जीक्यूशन बाय गवर्नमेंट, तो फिर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये अभी तक के आपके सेवरल जजमेंट्स है जिसको आप कोट कर सकते हैं कि धीरे धीरे कैसे चेंज हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप कि डाइल्यूट किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम लोग क्या बोल रहे थे, सप्लाई ऑफ गुड्स जो होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स का जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उससे सीएम डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरा देख रहे हैं कि चलो माइनिंग लीज को कंसिडर ही नहीं करना है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स वाला कॉन्ट्रैक्ट है। तीसरा में कि माइनिंग का जो लीज कर रहे हैं उसको हम लोग एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं मान रहे हैं, 2001 तक यही चल रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट जो जजमेंट है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो एक डिफिनेशन भी है तो वो धीरे धीरे अमेंड होते रहता है, टाइम टू टाइम ये सेवरल जजमेंट्स में चेंज होते हुए देखिएगा आपको। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे वे फॉरवर्ड। तो हम लोग समझ लिए ना कि क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्या क्या दिक्कतें आती हैं या फिर क्या क्या प्रोविजंस है। एक तो हमारे पास कोई क्लियर कट प्रोविजन है भी नहीं, जजमेंट के बेसिस पे हम लोग उसको डिफाइन कर रहे हैं बार बार। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना होगा क्योंकि ये बार बार कॉन्ट्रोवर्सी हो जा रहा है तो देयर शुड बी अ परमानेंट एक सॉल्यूशन टाइप का होना चाहिए ना। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे मेजर चीजें आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी था। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी जो है वो क्या बोलता है कि ये क्या बोलता है कि एग्जीक्यूशन, ठीक है, या जुडिशियल या लेजिस्लेशन, ये तीनों पावर अगर किसी पर्सन को दिया जा रहा है तो उसको हम लोग एक ये हो गया, एक रेमुनरेशन को भी काउंट कर लीजिए। तो ये अगर हम लोग चारों चीज को ले रहे हैं तो वो आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में जाएगा। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड एआरसी का जो रिफॉर्म है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर किसी के पास एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, एंड, ठीक है, एक तो ये हुआ कि एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, दूसरा कि कंट्रोल ऑफ फंड्स, अगर वो फंड को भी कंट्रोल करता है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, उसको हम लोग मानेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू योर सेकंड एआरसी, तो इसको आप बहुत अच्छे से कोट कर ही सकते हैं और करिए ही। एक ये बात बोलता है सेकंड एआरसी, दूसरा सेकंड एआरसी ये भी बोलता है कि अगर हम लोग किसी एक्सपीरियंस पर्सन, बीट एमएलए एमपी भी हो सकता है, ठीक है, तो अगर हम लोग उनके ही इनसाइट को यूज करते हैं, उनके एक्सपीरियंस को यूज करते हैं, अगर उनके एक्सपर्टीज को यूज करते हैं, ठीक है, तो फिर वो हम लोग उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका क्या क्या एक्सपर्टीज यूज अगर हम लोग कर रहे हैं या फिर हम लोग एक्सपीरियंस को यूज कर रहे हैं या फिर हम लोग इंसाइट्स, कोई अपना वैल्यूएबल इंसाइट्स दे रहा है तो उसको अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग उसको ओओपी नहीं कंसिडर करेंगे।
ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ें हैं जो नेशनल कमेटी ऑन द टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी यही बोल रहा है कि अगर इसके पास ये क्या बोल रहा है, जो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको ही पावर दे देते हैं, वही अपना डिफाइन कर देगा टाइम के हिसाब से, मतलब जितना जैसे एडवांसमेंट हो रहा है या फिर कोई अमेंडमेंट चाहिए भी तो उसके हिसाब से सब कुछ को कंसिडर करते हुए हम लोग ईसीआई को ही पावर दे देते हैं और वही डिफाइन कर देगा कि क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, सो दैट कि इतना सारा झंझट ही नहीं हो, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर होना चाहिए, किस चीज का पावर होना चाहिए, तो इसके पास पावर होना चाहिए ओओपी को डिफाइन करने का, ठीक है। तो ये आपका बहुत मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं, सारा तीनों जो कमेटी है बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके सारे जो ये भी है कि डुएबल है, इतना इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आसान सी चीज़ों को सजेस्ट किया जा रहा है। तो इस सब अगर हम लोग ये सब स्टेप लेते हैं तो फिर हो सकता है कि हम लोगों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला जो कंट्रोवर्सी है ये देखने को नहीं मिले, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, ओके, सो वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग आपको बताना है, प्लस थोड़ा सा वहाँ पे बीपीएससी के लिए लिख रहे हैं तो आप थोड़ा सा कंपेयर कर दीजिएगा कि कहाँ से आया है, इसका जेनेसिस कहाँ है, या फिर यहाँ पे भी अगर चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम तो क्या क्या बदलाव आए हैं वो सब लिख देना है। डिस्क्राइब द गाइडिंग प्रिंसिपल बिहाइंड इनकॉर्पोरेटिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एज अ क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो वो जो आप 1964 वाला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख रहे थे उसमें जो दिया हुआ है STARP, तो वो चीज़ को मेंशन कर देना है और थोड़ा सा कंक्लूजन में आप स्टैंड ले लीजिएगा, उस तरीके से आपको इस आंसर को लिखना है। चलिए, तो हम लोग ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं एंड ऑफ द सेशन पे। यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट है आपके लिए, तो बीपीएससी जो 68 फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम में वो अभी चल ही रहा है, तो इफ़ यू हैव नॉट टेकन एडमिशन तो आप आ सकते हैं और यहाँ पे ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर है 8882452505, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन विजिट ऑल्सो वर्मा कॉम्प्लेक्स में, आपको विजिट करना है 6th फ्लोर पे और आप अपना इंक्वायरी आके ले सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही और हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट या फिर बर्निंग इशू के साथ जो कि हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल डिजर्व IAS, थैंक यू।